इसके बाद आता है आर्टिकल 160, अनुच्छेद 160। तो आर्टिकल 160 क्या कहता है? आर्टिकल 160 कहता है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटिंजेंसीज। ध्यान से समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 160। यह कह रहा है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, आपातकाल होता है। आपातकाल में राष्ट्रपति चाहे तो उस राज्य के राज्यपाल को कुछ पावर्स दे सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकता है कि हम तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि इस स्थिति में तुम ये करो। अब आप पूछेंगे ऐसी आपत्ति या ऐसी आपदा या ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस कब आती हैं? तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस सिर्फ एक बार आती हैं जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये आर्टिकल 160 क्या कह रहा है? आर्टिकल 160 ये कह रहा है कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति कुछ लायबिलिटीज सौंप सकता है कि अब हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि राज्य का प्रशासन आप चलाइए। यहां एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति इस मामले में वीक है, प्रेसिडेंट इस मामले में कमजोर है। कमजोर क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट गिर गई, मतलब केंद्र में जो सरकार है, कोई भी, मोदी जी का नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो गिरे, ओके, तो कोई भी सरकार आप अपने हिसाब से इमेजिन कर लीजिए कि वो सरकार गिर गई। एक अतीत का एग्जांपल मैं लेके चलता हूं। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई तो फिर से चुनाव नहीं हुए, मतलब लोकसभा भंग नहीं हुई। फिर उसी लोकसभा में दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। दूसरे प्रधानमंत्री बने जो चंद्रशेखर सिंह जी। फिर चंद्रशेखर सिंह चूंकि कांग्रेस के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने थे, कांग्रेस उनको बाहर से सपोर्ट कर रही थी, कांग्रेस को लगा कि अब अभी हमारा माहौल सही है, अब इलेक्शन करा लेना चाहिए। तो कांग्रेस ने क्या किया कि चंद्रशेखर सिंह से सपोर्ट वापस ले लिया। तो चंद्रशेखर सिंह जी की सरकार गिर गई। सरकार गिर गई ना, सरकार गिर गई, सरकार बदल नहीं गई, सरकार गिर गई और लोकसभा भंग हो गई। समझे? अब सोचो, अब केंद्र की सरकार नहीं है, केंद्र की सरकार अब नहीं है। 13 महीने बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, अब सरकार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में देश में डिसीजन कौन लेगा? कुछ भी निर्णय लेना है तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा जब केंद्र की सरकार है ही नहीं? तो कुछ भी हो गया ना। मान लीजिए इसी समय में हमें कोई जो एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश से जुड़े हुए कोई मामलों में डिसीजन लेना है, किसी देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ऐसे में हमें डिसीजन लेना है। तो अब सरकार तो है ही नहीं, सरकार तो गिर गई, तो अब डिसीजन कौन लेगा? गेस कीजिए। राज्यपाल तो केंद्र में काम ही नहीं करता ना, राज्यपाल तो राज्य का है, उसकी तो औकात ही नहीं है कि वो केंद्र के डिसीजन ले सके। तो अब कौन लेगा डिसीजन? तो राष्ट्रपति नहीं ले सकता। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति बिल्कुल क्या कहते हैं, पावरलेस होता है। तो इसीलिए यहां एक कॉन्सेप्ट आता है ना, काम चलाऊं सरकार का, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्टिंग गवर्नमेंट। समझे? समझ के बाद तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां बोर्ड पर मैं समझाना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिर गई, ये गवर्नमेंट गिर गई। अब गवर्नमेंट गिर गई तो अब क्या होगा? अब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जब तक चुनाव होके नया प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनकी कैबिनेट यानी उनकी मंत्रिपरिषद काम करती रहेगी। ये बात शायद कम लोग जानते होंगे। तब तक उनकी गवर्नमेंट काम करती रहेगी और राष्ट्रपति निर्णय लेगा, डिसीजन राष्ट्रपति लेगा। लेकिन इस ये जो गिरी हुई सरकार, मतलब गिरी हुई मतलब अदरवाइज मत लेना इसका, गिरी हुई का मतलब कोई दूसरा मीनिंग। गिरी हुई सरकार का मतलब ये जो सरकार अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यही सरकार एक्टिंग गवर्नमेंट का काम करेगी। ये क्या करेगी? ये कार्यवाहक सरकार का काम करेगी और इसी काउंसिल या इसी गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा। आ रही बात समझ में? हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा
ड्रॉबैक है यहां पर कि कॉन्स्टिट्यूशन यहां कोई प्रोविजन नहीं करता है। मतलब हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में एक्टिंग गवर्नमेंट का कोई डिस्कशन या कोई उल्लेख नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये कहा गया कि ऑलवेज ऑलवेज, हमेशा हमेशा के लिए, प्रेसिडेंट विल मेक डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मंत्रिपरिषद तो है ही नहीं, अब कैसे डिसीजन लेगा, समझे? लेकिन ध्यान रखना, यानी फिर से इस बात को मैं समझा रहा हूं कि राष्ट्रपति तब भी स्वविवेक से निर्णय नहीं ले सकता जब केंद्र सरकार गिर गई हो। जो गिर गई सरकार है, उसी सरकार जिसको हम कार्यवाहक सरकार कहते हैं, जिसको हम एक्टिंग गवर्नमेंट कहते हैं, उसी सरकार के यानी उसी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर उसे काम करना होगा। लेकिन राज्यपाल की स्थिति डिफरेंट है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार है और मध्य प्रदेश की सरकार गिर जाए, ओके, सरकार गिर जाए, विधानसभा भंग हो जाए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तो राज्यपाल के लिए बाध्यता नहीं है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। नहीं, राज्यपाल अब केंद्र सरकार की सलाह पर काम करेगा। और यह आर्टिकल जो है, आर्टिकल 160, केंद्र सरकार को पावर देता है। केंद्र सरकार मतलब प्रेसिडेंट, जो केंद्र सरकार का हेड है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसे पावर देता है कि वो जैसा ठीक समझे राज्यपाल को वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंटिजेंसी में दे सकता है, आपातकाल में वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 161 आता है। वो आर्टिकल 161 क्या कहता है? राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति भी है। क्षमादान मतलब कोर्ट ने किसी को गिल्टी पाया, न्यायालय ने किसी को अपराधी किसी मामले में दोषी पाया, तो कुछ केसेस में, कुछ मामलों में राज्यपाल को यह पावर भी है कि वो उसकी जो उसका दोष है, उसका अपराध है, उसकी सजा है, उसे माफ कर सकता है। खाली माफ ही नहीं कर सकता, मतलब पैर्डन का मतलब तो पूरी तरह से माफ कर दिया, माफ कर सकता है। नेचर यानी सजा का नेचर बदल सकता है, सजा घटा सकता है। सजा घटाने का मतलब हो गया कि किसी को सश्रम कारावास की बात की गई। सश्रम कारावास समझते हैं ना? हाँ, सश्रम कारावास का मतलब होगा जेल होगी आपको, मतलब आपको नहीं, मतलब जिस भी बंदे को कोर्ट ने से सजा दी है उसे जेल होगी, तो जेल में रहेगा, कारावास में रहेगा, लेकिन वहां उसे काम करना पड़ेगा। तो उसे फिल्मों में देखा होगा आपने, पत्थर तोड़ते हुए, कैदियों से पत्थर तोड़वाते हैं। अब खैर आजकल वो जमाना चला कि अब मैं तो प्रैक्टिकली कहीं, अब जहां अपन भोपाल में रहते हैं आसपास में बहुत खदानें हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा ट्रक में बैठ के कैदी आते हो पत्थर तोड़ने। तो जेल के अंदर ही उनके काम की व्यवस्था की जाती है। जेल के अंदर हथकरघा लगाया जाता है, जेल के अंदर कुर्सी बनाने का वर्कशॉप होता है, मतलब जो लकड़ी का काम का वर्कशॉप होता है, तो वो सब जेल के कर्मचारी तैयार करते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक शहर है उज्जैन, है ना? और उज्जैन में एक जेल है जिसका नाम है भैरवगढ़ जेल। मतलब उज्जैन की जो जिला जेल है वो जगह का नाम भैरवगढ़। भैरव बाबा का नाम सबने सुना होगा, नहीं? भैरव बाबा का नाम क्यों सुना है? तो बाबा है इसलिए सुना है। अच्छा, भैरव बाबा है कौन, ये जानते हैं आप लोग? भैरव बाबा मतलब शंकर भगवान। भैरव बाबा मतलब, अब दुनिया के इकलौते शंकर भगवान हैं उज्जैन में, भैरवनाथ, जो दारू पीते हैं, है ना? तो वो जो जगह है जहां पर भैरवनाथ का मंदिर है, उस जगह का नाम भैरवगढ़। तो भैरवनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक जेल है, जिला जेल, ओके, जिसको हम कहते हैं भैरवगढ़ जेल। तो भैरवगढ़ जेल में जो कैदी होते हैं, वो कैदी एक बहुत खास काम करते हैं। वो कैदी क्या करते हैं? वो कैदी कपड़ों पर, जो कॉटन सफेद कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, उस पर ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं। वो इतना पॉपुलर हुआ देश दुनिया में कि वो जेल के नाम से ही वो प्रिंट का नाम पड़ गया। तो उस प्रिंट को कहते हैं भैरवगढ़ प्रिंट। ओके, तो हमारे मध्य प्रदेश के जो भी हैंडक्राफ्ट होता है, जैसे आप जानते हैं चंदेरी फेमस है,
महेश्वरी फेमस है, वैसे हमारे उज्जैन से भैरवगढ़ प्रिंट बहुत फेमस है। ओके, तो ये कैदी जो होते हैं जेल में, वो मेहनत करते हैं, उनसे मेहनत कराया जाता है, उनसे काम कराया जाता है। और कुछ कैदी ऐसे होते हैं जिनके लिए सजा नहीं दी गई है, सश्रम कारावास नहीं, उन्हें सिर्फ कारावास दिया गया है। तो सश्रम कारावास को कारावास में बदल देने का पावर भी गवर्नर के पास होता है। यह कह रहा है हमारा आर्टिकल 161। आर्टिकल 162 क्या कहता है? एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि राज्य की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, मतलब और सरल शब्दों में बोलो कि राज्य की जो सरकार है वो किन मामलों में निर्णय ले सकती है। भाई होगा ना कि कौन से मामलों में डिसीजन राज्य सरकार लेगी और कौन कौन से मामले हैं जहां निर्णय केंद्र सरकार लेगी। जिन मामलों में कानून बनाने का अधिकार, लॉ मेकिंग की पावर राज्य विधानमंडल को है। कुछ बात समझ में आई? फिर से इसको अलग तरीके से रिपीट करके मैं बताता हूं कि वो सारे विषय जिन विषयों पर राज्य, हमारे मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा जिन विषयों पर कानून बना सकती है, ओके, उन विषयों पर राज्य सरकार डिसीजन ले सकती है। अब फिर पूछेंगे कि राज्य विधानमंडल किन विषयों पर कानून बना सकती है, तो आप कहोगे कि 7वीं अनुसूची के जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है। तो अगर राज्य विधानसभा किसी विषय पर कानून बना सकती है तो राज्य सरकार उस विषय पर डिसीजन ले सकती है। ओके, आ रही बात समझ में? अब फिर राज्य सरकार, राज्य की विधानसभा एक और भी सूची है जिस पर कानून बना सकती है। गेस करो कौन सी? तो मेरा जवाब होगा समवर्ती सूची। तो राज्य विधानसभा जो है, मध्य प्रदेश की राज्य विधानसभा, वो समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है, बना ही सकती है भाई। ओके, हालांकि उन विषयों पर संसद भी कानून बनाने की पावर रखती है, लेकिन राज्य विधानसभा भी बना सकती है। ओके, समझे? तो अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है, राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा ने कोई कानून बनाया है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी, यानी उससे संबंधित निर्णय भी राज्य सरकार ही लेगी। इज इट ओके? लेकिन अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बना दिया समवर्ती सूची के विषय पर, तो फिर गेंद केंद्र सरकार के पाले में चली जाएगी। आई बात समझ में? आगे अनुच्छेद 163 है, यानी 163 है। आर्टिकल 163 क्या कहता है? आर्टिकल 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज गवर्नर। यानी क्या कह रहा है ये 163? ये कह रहा है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर एज द हेड to add and advise the governor in exercise of his functions। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता करने के लिए या उसे सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, एक काउंसिल होगी। तो जो स्टेट की मंत्रिपरिषद है, राज्य की मंत्रिपरिषद है, राज्य की मंत्रिपरिषद का काम क्या है? गवर्नर को उसके काम में सहायता करना और समय समय पर उसे सलाह देना, उसे एडवाइस देना। ओके, एक्सेप्ट इन सो फॉर एज ही इज बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन। ध्यान रखना इस बात को भी, यही आर्टिकल कह दे रहा है। यहां एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, यहां पर भी मैं राष्ट्रपति से कंपेयर करना चाहूंगा गवर्नर को। राष्ट्रपति के लिए ये चीज नहीं की गई है, राष्ट्रपति के साथ कोई एक्सेप्शन नहीं रखा गया है, लेकिन गवर्नर के साथ यहां एक्सेप्शन भी रखा गया है। क्या एक्सेप्शन रखा गया है? यह कहा गया है कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रेशनरी पावर्स भी होती हैं। आ रही बात समझ में? गवर्नर के पास कुछ
डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जहां गवर्नर से अपेक्षा की जाती है कि वो मंत्रिपरिषद से सलाह लिए बिना ही डिसीजन ले ले। ये चीज राष्ट्रपति के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये बात राष्ट्रपति के लिए नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता, ओके। लेकिन राज्यपाल के पास बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं, दो एक मैं बता देता हूं, ओके। जैसे सपोज कर लीजिए कि किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में अगर स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्राविधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, ओके, तो यहां राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वो राष्ट्रपति से सिफारिश करे किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि यहां कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक हो गई है, ओके, समझे। इन केस ऑफ शटडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ने काम करना बंद कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर से अपेक्षा की जाती है कि वो राष्ट्रपति को सिफारिश एक रिपोर्ट दे कि साहब यहां पर यानी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझने की है कि ऐसी रिपोर्ट तैयार करने से पहले या ऐसी रिपोर्ट भेजने से पहले गवर्नर संबंधित राज्य की सरकार से सलाह नहीं मांगेगा कि मांगेगा, हाँ मांगेगा क्या, और मांगेगा तो क्या उसे सलाह मिलेगी कि हाँ ठीक है भेज दो रिपोर्ट, हमारी सरकार गिरवा दो? कोई सरकार ऐसा करेगी क्या? ये क्या है? ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। क्या है ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, ओके।